हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 6 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग क्लास 7 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 5 जल से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, एक थलशाला को निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता। थलशाला यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जल चक्र। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, अलवर जल के मुख्य स्रोत हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नदी, ताल और सोते एवं हिमनद। अलवर जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। अगला प्रश्न है, महासागरों एवं समुद्रों का जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसका जल लवणीय होता है। दूसरा है, इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड का योगदान होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। दूसरा है, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तीसरा है, महासागर की औसत लवणता 35% प्रति 1000 ग्राम है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल वितरण का प्रतिशत के अनुसार निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महासागर, बर्फ छत्रक, भूमिगत जल, झीलों का अलवण जल, नदियाँ। महासागरों में 97.3% जल है। बर्फ छत्रक में 0.0%, भूमिगत जल 0.68%, झीलों का अलवण जल, स्थलीय समुद्र 0.009%, नमकीन झीलें 0.009%, वायुमंडल में 0.0019% और नदियों में 0.0001%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। दूसरा है, मृत सागर में तैराक प्लव नहीं कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है।
इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है, ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरी जल हमेशा गतिमान रहता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, महासागरों की गतियों को वर्गीकृत किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अगला प्रश्न है, तरंगों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। दूसरा है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। तीसरा है, जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही छोटी होती जाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा कथन सही नहीं है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं जिनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। दूसरा है, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है जिसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे उठ सकती हैं जिसे सुनामी कहते हैं। तीसरा है, अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था जो 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चली है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे उठ सकती हैं जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। अगला प्रश्न है, 2004 के सुनामी में भारत क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था और इस सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अगला प्रश्न है, सुनामी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यह जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंग और इसके आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंग आया था जिसके परिणाम स्वरूप एक भूकंप आया था। इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इस भूकंप का अधिक केंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। दूसरा है, इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी।
तीसरा है, इस सुनामी तरंगों से भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, इसी कारण यह भूकंप आया। चौथा है, इस सुनामी तरंगों से महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी कथन सही है। सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिक केंद्र सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी तरंगों से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था। दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा था। भारतीय प्लेट के वर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायु यानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। अगला प्रश्न है, भारतीय सीमा का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो किस द्वीप समूह में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है पूरी तरह से डूब गया जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी। तरंगों की लंबाई कम हो गई। अगला प्रश्न है, जब 2004 में सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई में परिवर्तन हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कम हो गई। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो गई। अगला प्रश्न है, 2004 में हिंद महासागर में आए सुनामी से भारत में किस किस प्रदेशों को सर्वाधिक प्रभावित नहीं किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र एवं गुजरात। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर में प्राथमिक चेतावनी की एक प्रणालियाँ क्रियाशील हैं। दूसरा है, प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है। तीसरा है, प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है, सुनामी आने का प्रथम संकेत होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दूसरा है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे भाटा कहते हैं। तीसरा है, जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है केवल पहला, ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। दूसरा है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं। तीसरा है, जब ज्वार अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च ज्वार के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है, नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तीसरा है, ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। तीसरा है, इनके उपयोग से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही नहीं है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, लेब्राडोर महासागरीय जलधारा उष्ण जलधाराएं होती हैं। ये कथन असत्य है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं।
अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गर्म महासागरीय जलधारा। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह क्षेत्र जहां गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, जापान के आसपास का क्षेत्र और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां कोहरे वाला मौसम बनता है, जिसके फलस्वरूप, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां कोहरे वाला मौसम बनता है, इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 6 वायु मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।